नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज कोविड और फंगस और मतलब जितनी भी कान नाक गले की बीमारियां हैं उनसे अवगत कराने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर सुनील नेमा सर, MS ENT सर्जन। वर्तमान में नेमा सर बीएमसा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और क्योंकि वर्तमान में कोविड ने बहुत महामारी मचाकर लोगों को हलाकान किया और इससे निपटने के बाद लोगों को ऐसा है कि यानी कान नाक गला विशेष तौर पर उनकी बीमारियों में शुमार रहा। तो कोविड के बाद कान नाक गले संबंधित ऐसे कौन से रोग हैं जो उभर कर आते हैं? इसमें कोविड के बाद में जो हमने ज़्यादातर जो पाया है, हमारे जो पेशेंट्स आए हैं, नाक का इन्फेक्शन, और जो इसमें कभी काफ़ी महामारी के रूप में उभर के जो आई है कि ब्लैक फंगस की जो बीमारी हुई है। और उसमें जो कोविड का जो दूसरी लहर में जो वेरिएंट रहा है वायरस, वो मुख्य तौर पे कारण रहा है। और साथ में जो उसके दौरान जो उपचार जो दिया गया है, और उस उपचार में जो कुछ ड्रग्स यूज़ किए गए हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ किए गए हैं वो, और जो कुछ एंटीबायोटिक्स, बहुत हाई लेवल की जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई हैं। इसके अलावा कुछ बहुत इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं जो वायरस के इस तरह की जो बीमारी होती है इसमें जो दिए जाते हैं, वो मुख्य तौर पे कारण रहे हैं कि कोविड के बाद में ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन जो नोज में आ रहा है। और अब दूसरी लहर के जब पीक थी उसके करीब 1 महीने के बाद में हमने देखा था कि ब्लैक फंगस के केसेस बहुत ज़्यादा आए थे। अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सर, बीच में जानना चाहूंगी, आपने ब्लैक फंगस का नाम लिया, ये ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस जो है ये एक फंगल बीमारी है, म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं इसको, जो टेक्निकल टर्म एग्जैक्टली जो यूज़ किया जाता है। और ये जो फंगस होता है ये खासकर इंडस्ट्रीज जहाँ पर होती हैं वहाँ पर ये कॉमनली ये वैसे भी मिलता है। लेकिन जब वायरस जो अभी कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन हुआ उसके बाद में जो इम्यूनिटी लोगों की जो कम हुई, उससे ये फ्लेयर अप हो गया या एकदम से वो बढ़ गया। ब्लैक फंगस के केसेस या म्यूकरमाइकोसिस के केसेस पहले भी हमें मिलते थे, लेकिन बहुत ही कम थे, बहुत कम। मतलब आप ये बोलिएगा कि मेरा करीब 22-23 साल का कैरियर रहा है तो मैंने मुश्किल से 2-3 केस देखे होंगे। और अभी जो दूसरी लहर जो कोविड की आई है उसके बाद में मैंने अकेले नहीं करीब 25-30 केस देख लिए होंगे उसके। सर, बीएमसा हॉस्पिटल कोविड काल में काफी सेवाएं लोगों को दिया है। इस तरह के पेशेंट आए थे और जो ब्लैक फंगस अभी आपने बताया है, इससे इनसे मरने वालों की संख्या भी काफी रही जी। शुरुआती दौर में बढ़ी, फिर कम हुई। तो बीएमसा हॉस्पिटल का क्या योगदान? देखिए, बीएमसा हॉस्पिटल में जो कोविड के बाद जो पेशेंट्स एडमिट हुए और उनमें इस तरह के जब भी कुछ लक्षण मिले, ऐसा नहीं कि सभी पेशेंटों में ये लक्षण पाए गए हों, लक्षण मिले हैं तो जिनमें भी वो लक्षण मिले तो उनकी फिर आगे जांच की गई। तो आगे जो जांच की गई, MRI की जांच होती है और इसके अलावा एक बायोप्सी निकालते हैं। तो हमारे यहाँ बीएमसा में सारी तरह की इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसके आधार पर बायोप्सी की गई, MRI की जांच वगैरह की गई और जो परीक्षण वगैरह एंडोस्कोपी होता है वो सब किया गया। और जिनमें वो कंफर्म हुआ, क्योंकि इसको पहले हमें कंफर्म करना होता है कि ये ब्लैक फंगस ही है या कोई और इन्फेक्शन भी है, क्योंकि जो पेशेंट्स जो पोस्ट कोविड के बाद में जिनको नाक में इन्फेक्शन हुआ, ऐसा नहीं था कि सारे लोगों को ही वो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 2/3 लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ।
तो ये सारी जांच वगैरह करने के बाद में जिनमें ये पाया गया, फिर उनका आगे उसका जो ट्रीटमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया। सर, आप कान नाक गला विशेषज्ञ हैं और बच्चों में अक्सर देखा गया है कि बहरापन उनमें होता है जिनसे जी। ज्यादातर माँ बाप अनभिज्ञ रहते हैं। आप काफी अच्छा सवाल पूछा है शाहीन जी आपने, और ये मैं आप लोग को सबको ये जानकारी में देना चाहूंगा कि देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है कि जानकारी का अभाव, खासकर जो बहरापन है बच्चों में, इसमें हमने देखने में आया है कि जब बच्चे की जो माँ होती है वो अपने हस्बैंड से, बच्चा जब बहुत छोटा होता है, 2 दिन का है, 4 दिन का बच्चा है, तो माँ तो 2 दिन 4 दिन के बच्चे में भी पता कर लेती है कि कुछ तो बच्चे को सुनने में दिक्कत है। वो कैसे पता चलता है? एक बच्चे एक सोशल स्माइल देता है। एक जब माँ उससे कुछ बोलती है, माँ तो बात करती है अपने बच्चे से, तो माँ जब बात करती है, बच्चा अगर सुनेगा तो बच्चा स्माइल करेगा। तो माँ को इस तरह से जानकारी हो जाती है कि बच्चा जो है पूर्णतः ठीक है। लेकिन अगर वो उस तरह का स्माइल या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो बच्चे की माँ जो होती है परिवार में अपने हस्बैंड में और सब लोगों से डिस्कस करती है। लेकिन ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि परिवार वाले ये बोल देते हैं, टाल देते हैं इस बात को, अरे इतना छोटा बच्चा है, अभी आपको कैसे इसको इतने जल्दी पता चलेगा, आप और बड़ा होने दो, फिर उसको हम आगे देखेंगे। और ऐसे करके हमने देखा है कि कुछ कुछ में तो 4 साल 5 साल के बाद में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हमारे पास लेके आते हैं कि अब देखिए कि कुछ ऐसा है क्या। तो ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये बात माँ अगर बोल रही है परिवार वालों के से कि बच्चा जो है कुछ हमें यहाँ पर गड़बड़ लग रही है या बच्चा जो है शायद सुन नहीं पा रहा है ठीक से, तो उसका परीक्षण होना चाहिए। और फिर आगे अगर परीक्षण होता है और उसके हिसाब से जो भी है फिर अपन ट्रीटमेंट उसको समय पे दे सकते हैं। सर, एक टॉन्सिल बीमारी है जी खासकर बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। जी ऐसे बच्चे जो ज्यादा इनको सर्दी होती है, जी। तो टॉन्सिल है क्या? देखिए ये जो टॉन्सिल जो आपने जो वर्ड जो बोला, ये क्या एक ब्रॉड टर्म है। टॉन्सिल जो एक अंग जो है, ये हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर जो होता है, या जो इसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये सिर्फ एक ही अंग नहीं है जो हम लोग गले का जो टॉन्सिल बोलते हैं, कि इसके अलावा और भी बहुत सारे टिश्यूज हैं या अंग हैं जो कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। उनमें नाक के पीछे भी टॉन्सिल होता है, उसको एडिनोइड्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारी जो जुबान होती है, जुबान के पिछले भाग में भी टॉन्सिल्स होते हैं, उनको लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो और हमारी जो आंतें हैं उसमें भी टॉन्सिल्स होता है। तो इनके उपचार कैसे संभव? हाँ देखिए, अब इसमें ये है कि जो मैंने पहले वाली बात में बताया था कि जो कम सुन रहा है बच्चा या जो बहरापन जो है, उसमें हमने देखा ज्यादातर जानकारी का अभाव। और ये जो बीमारी है टॉन्सिल की बीमारी, जिसमें कि बच्चे की जैसे आपने बताया नाक बह रही है, नाक सुड़ सुड़ करते रहता है बच्चा, गले में अक्सर उसको दर्द रहता है, खाने पीने में दिक्कत आती है, कई बार बोलने में दिक्कत आती है। तो जब नेचुरली छोटा बच्चा है तो वो अपने बच्चे वाले डॉक्टर के पास या पीडियाट्रिशियन के पास जाता है या कोई जनरल फिजिशियन है उसके पास में जाता है। तो वहां पर जब ये चीज बताई जाती है कि इसका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, नाक का टॉन्सिल या गले का टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या डर जाते हैं, मतलब मैंने मरीज जो उनके माँ बाप जो है वो डर जाते हैं, या कई बार हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर भी जो है वो इसका एक जो नेगेटिव वे में इस तरह से बोलते हैं कि आप जो है ना इसको ऑपरेशन मत कराइएगा। तो ये जो है मैं यही बोलूंगा कि ये शायद भ्रमित करते हैं, या एक डर टाइप का जो है उनके उसमें दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, फिर वो पेशेंट जब 2 बार 3 बार जब टॉन्सिल का अटैक आ चुका होता है तो उसके बाद में फिर वो ईएनटी वाले डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो जब हमें दिखाया जाता है तो हम जब निरीक्षण परीक्षण करने के बाद में और हमें लगता है कि इसको दवाई से ठीक कर सकते हैं, तो दवाई है इसमें, ऐसा नहीं है कि इसकी दवाई नहीं है। हम सारे पेशेंट्स का ऑपरेशन नहीं करते हैं, हार्डली 10 में से 1 को ही ऑपरेशन पे जाना होता है। क्या ज्यादा सर्दी होना टॉन्सिल का एक कारण मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मैंने जो बताया कि टॉन्सिल के अलग अलग अंग हैं, तो एक अंग जो है नाक के पीछे भी होता है,
तो नाक के पीछे वाला जो टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो नाक का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। नाक का रास्ता अवरुद्ध होगा तो जो नाक का जो पानी बन रहा है वो बह नहीं पाएगा, तो जब वो बह नहीं पाता है तो फिर वो नाक सुड़ करती रहती है, नाक बहती रहती है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये चीज है कि नाक बहती है तो एडिनॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, नाक का टॉन्सिल बढ़ा हुआ हो सकता है उसमें। नाक का ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा जो एक एडवांस लेवल पे उसकी जी। जानकारी दें। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शाहीन जी, और इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली जो नाक के जो मसे होते हैं या जो नाक की साइनस की बीमारी होती है, इनको हम दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। और जो एडवांस लेवल की जो सर्जरी की जहाँ तक बात है, उसमें नाक के जो आसपास की जो जगह है, नाक का जो छत है, नाक का जो रूफ है, उसके ऊपर में ब्रेन होता है। नाक के बगल में आंखें हैं हमारी। तो इसी तरह से ये जो एडवांस लेवल की जो सर्जरी होती है, हम इसमें ब्रेन को भी अप्रोच कर सकते हैं। नाक के द्वारा ही जाते हैं, वही दूरबीन रहती है, और नाक की जो छत है या नाक की जो रूफ है, वहां से हम ब्रेन को अप्रोच करते हैं। तो हमें इस तरह से ब्रेन को बाहर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। उसी तरह से आँख का भी जो ऑपरेशन है, आँख के ट्यूमर्स हैं या आँख में कई बार खून जमा हो जाता है, तो वो भी हम नाक में दूरबीन डाल के और आँख को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन एडवांस सफल होता है। जी हाँ, जी हाँ, सफल होता है, और साथ में इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो कम से कम ही होते हैं। क्योंकि आप ये चीज देखिएगा कि जैसे ब्रेन में जो बीच में जो सेंटर में कोई एरिया है, तो आप उसको अप्रोच कैसे करेंगे? जब बाहर से जब अप्रोच करेंगे तो आपको सेंटर तक जाने में ब्रेन का उतना भाग उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप ब्रेन का, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेंटर में होती है, तो उसको हम डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। मतलब हमने डायरेक्टली पिट्यूटरी को हिट किया, हम नाक में गए, नाक की जो रूफ है, छत है, वहां पर हमने होल किया, और उसके द्वारा हम सीधा सीधा पिट्यूटरी पे पहुंच गए। और अगर हम ओपन सर्जरी जब करेंगे, तो ओपन सर्जरी में हम पूरे ब्रेन को अंदर लिफ्ट करेंगे नीचे से, और फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली बहुत कम होते हैं। सर, ये उपचार सामान्य परिवार करा सकता है, इसमें ज्यादा खर्च तो नहीं आता? देखिए, एडवांस लेवल की जो जितनी भी सर्जरीज हैं, और उसमें जो नए जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में नए जो इक्विपमेंट्स हैं, डेफिनेटली वो कॉस्टली हैं, बट वो एक सामान्य वर्ग के लिए भी अफोर्डेबल है। और बीएम शाह में हम लोगों ने ये कोशिश की हुई है कि अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आता है जिसको उतना फाइनेंशियली वीक है वो, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो अफोर्डिंग उसका जितना भी है, हम उसमें उसका ऑपरेशन करें और उसका पूरा उपचार करें। सर, कोरोना शुरुआती दौर में जब साल 1.5 साल पहले कोरोना ने दस्तक दी जी, तो उसके लक्षणों में एक लक्षण था सुगंध नहीं आना। जी हाँ ये क्या लक्षण हो सकता था और इसका कोरोना से कैसा संबंध था? जी। देखिए, हमारी जो श्वास की जो सेंसेशन जो है, जो स्मेल का जो सेंसेशन है, वो नाक का जो रूफ है, नाक की जो ऊपर का जो छत वाला जो हिस्सा है, वहां पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। और इसमें होता ये था कि वायरस जो है वो रिसेप्टर्स को इन्वॉल्व कर लेता था। तो जब वायरस वो रिसेप्टर्स को इन्वॉल्व कर लेता था, तो हमारी जो सूंघने की शक्ति है या जो सुगंध की जो शक्ति है, वो कम हो जाती थी। और जो फर्स्ट वेव में या इवन सेकंड वेव में भी जिन लोगों का स्मेल का पावर कम हुआ, सूंघने की शक्ति कम हुई, उसमें ये पाया गया कि उनको माइल्ड रूप में ही इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि वायरस ने, उसका दायरा शायद सीमित था, और वो सिर्फ अकेला नाक के जो रिसेप्टर्स थे, जो स्मेल के जो सेंसेशन के रिसेप्टर्स थे, वहीं तक ही अटैक किया। वो और ज्यादा आगे फेफड़ों में और उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट कम पाया गया। तो हम लोग पेशेंट्स को ये बोलते थे कि जिनकी नाक की जो सूंघने की शक्ति है वो अगर कम हुई है, तो वो एक तरह से हम उनको बोलते थे कि आप इसको पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि ये एक माइल्ड फॉर्म के ही लक्षण है, और उसमें माइल्ड फॉर्म में ही आपको कोरोना हुआ है। सर, फर्स्ट वेव कोरोना की जा चुकी है, सेकंड भी बीते दिनों गई है, हमने कितने अपनों को खोया है, और ऐसी दस्तक मानी जा रही है लोगों का, और मीडिया के जरिए भी बहुत पता चल रहा है कि थर्ड वेव आने
आपको है, जी तो दर्शकों से बताएंगे, क्योंकि आप ईएनटी सर्जन हैं, जी किस तरह की सावधानी बरतें और अपने आप को थर्ड वेव में किस तरह सुरक्षित रखें? जी ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरह से आपने बताया और जो हम देख रहे हैं आज का ही मैंने न्यूज़पेपर जो पढ़ा है तो उसमें भी मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक जो 30 केस हो रहे थे 20 केस हो रहे थे अचानक से 300 के ऊपर हो गए हैं। तो ये बहुत गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा और इसमें सब की भागीदारी आवश्यक है। डॉक्टरों की तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, शासन प्रशासन जो है वो जिस तरह से जो लॉकडाउन के खुलने के बाद में जिस तरह से भीड़ भड़क्का और बाजारों में आई है तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। और एक सुझाव आया था बीच में कि कुछ ऑड इवन टाइप से करें, दुकानों जिनका ऑड नंबर है वो एक दिन खोलें, इवन वाले जो हैं वो एक नंबर खोलें। खैर प्रैक्टिकली वो शायद हो नहीं पाया, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं शायद ऐसा कुछ हो तो ये भीड़ भड़क्का क्यों हो रही, क्योंकि अब सारी दुकानें खुलेंगी तो भीड़ नेचुरली है, सब लोग आएंगे। और बाकी तो जो 3 चीजें जो बताई जा रही हैं बताते हैं कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइज करना, ये आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से करना जरूरी है और इसको बिल्कुल भी ना भूलें। जो बोलते हैं 20 सेकंड के लिए हाथ को साबुन से वॉश करें या सैनिटाइजर से आप वॉश करें या जो भी है वो बिल्कुल आप ध्यान दें। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो बोला गया है उसका भी ध्यान दें। वैक्सीन क्राउड से लोगों बचें। में जानता है, वैक्सीन लगवाने जी, के जी। लिए पीछे हट रहे हैं, उनके लिए भी। जी बिल्कुल, और वैक्सीनेशन तो सबसे जरूरी है, वो शायद मैं बताना आपको भूल गया, लेकिन वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और वैक्सीनेशन हर उस व्यक्ति को लेना है, चाहे उसको कैंसर की बीमारी हो, चाहे उसको डायबिटीज की बीमारी हो, चाहे उसे हार्ट की बीमारी हो, हर तरह की बीमारी से ग्रसित अगर कोई भी है व्यक्ति उसको भी ये वैक्सीन लेना है। और सब लोगों से मेरी बहुत बहुत विनम्र अपील है कि आप जाएं, वैक्सीनेशन लें। और इसका मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ है, जिनको कंप्लीट हो गया वैक्सीनेशन, मतलब दूसरी खुराक भी जिनको लग चुकी है, तो उनमें अगर कोरोना होता है तो सबसे पहली चीज बहुत ही माइल्ड रूप में होता है। मतलब उनकी स्थिति ये नहीं होती कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़े या कोई गंभीर उनको समस्या है। हाँ, कुछ केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सेकंड डोज और सब कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद में भी कोई गंभीर उनको इस तरह के लक्षण नहीं आए हैं, गंभीर लक्षण भी आए हैं, आईसीयू में भर्ती करा, लेकिन उनका प्रतिशत उनसे बहुत बहुत कम है जिनने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। क्योंकि 10 में से अगर एक व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ और जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, 10 में से एक व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में जाना होता है या आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, उसका जो परसेंटेज आप अगर वैक्सीनेटेड जो लोग हैं या वैक्सीनेटेड पर्सन्स है उसमें आप निकालेंगे तो वो 1/100 भी नहीं है। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और वो होना चाहिए एकदम। सब सर, आप निडर होके जाएं। हॉस्पिटल जी। सुपर मल्टी स्पेशलिटी बोल सकते हैं जी हाँ, कि अच्छी सेवाएं दे रहा है हॉस्पिटल और आर्थिक परिवारों को भी उभार कर उनकी काफी मदद कर रहा है। जी। वर्तमान में कोई तकनीक कोई हॉस्पिटल से जुड़ी हुई वो हम दर्शकों को बताएंगे, ऑपरेशन थिएटर्स हो या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हो। जी अभी हमारे यहाँ पर जो ओवरऑल हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो आप अगर पूरी व्यवस्था की हम बात करें तो हमारे आईसीयू है। आईसीयू में जो एक होता है जो मेडिकल आईसीयू होता है, सर्जिकल आईसीयू है, और एक जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है ट्रॉमा आईसीयू। तो उसमें उस तरह के जो पेशेंट आते हैं रोड एक्सीडेंट वाले, उनको हमने बहुत अच्छे से उनके लिए उस हिसाब से सुविधाएं मुहैया कराई हैं। क्योंकि जो ट्रॉमा होने के बाद में जो पेशेंट जो आते हैं, तो एक तो हमने बीएम शाह में सबसे पहली अच्छी चीज की हुई है कि किसी भी व्यक्ति को जो रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है वो आके निडरता से बीएम शाह में आके प्राथमिक उपचार ले सकता है, वो हमने पूर्णतः निःशुल्क रखा है। तो ये बीएम शाह में ये एक बहुत अच्छी सुविधा और मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है। और प्लस उसके बाद में जो हमारा जो ट्रॉमा आईसीयू है वहां पर पूरी सुविधाएं हैं जहां पर कि उसका उपचार हम कर सकते हैं। ये हो गई आईसीयू की बात।
आईसीयू के बाद में जो जांच वाली जो चीजें हैं हमारे बीएम शाह में, सीटी स्कैन, एमआरआई, एडवांस लेवल का पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी, एक्सरे, ये सब तो है ही है। और जो हमारा ओटी है, ऑपरेशन थिएटर जो है, उसमें करीब 4 ऑपरेशन थिएटर हैं। उसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की दर जो होती है बहुत कम होती है। तो ये सब सुविधाओं से, और प्लस जो स्टाफ है, क्योंकि सिर्फ मशीनें ही पूर्णतः आपका उपचार नहीं कर सकती हैं, उसके पीछे में जो हमारी जो मेन फोर्स है वो वहाँ का स्टाफ है। तो जी बिल्कुल, कोरोना वॉरियर्स, और इसके अलावा भी जो सामान्य जो मरीज है उनको भी देखने के लिए तो बीएम शाह को इस तरह से पूरी तरह से वो किया है। बीएम शाह परिवार के साथ में एक और नया यूनिट जुड़ रहा है, कार्डियक यूनिट, जो कि एसएमसी बीएम शाह कार्डियोलॉजी यूनिट के नाम से आएगा। और इसमें कैथ लैब है और स्पेशली कार्डियक आईसीयू चालू कर रहे हैं। और ये बस हाल में ही आने वाले 12-15 दिन में ही ये चालू हो जाएगा। और इसमें सारी जो कार्डियक रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, पेसमेकर है, हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट्स हैं, उन सब को उनको उपचार मुहैया कराया जाए। सर, खासकर देखा गया है कि लोग अपने कानों के प्रति काफी लापरवाह होते हैं। अक्सर नहाते हैं और उसके बाद में माचिस की काड़ी हो या फिर बर्ड्स को ही छोड़ देते हैं या फिर क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ तक सही है? दर्शकों को बताएं कि ये ऐसी लापरवाही ना बरतें। जी, काफी अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और ये मुझसे काफी लोग, ये जो मेरे जो पेशेंट्स आते हैं वो भी ये चीज पूछते हैं। और मैं इसमें बिल्कुल एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि एक तो कान की केयर कैसे करना है। कान की केयर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब आप कान को ना बड्स इस्तेमाल करें, ना कान में किसी तरह की कोई काड़ी या माचिस की तीली वगैरह डालें, क्योंकि ये सब जो है कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को कान में वैक्स बनता है, मैल बनता है, खूट जिसको हम बोलते हैं। आप उसका परसेंटेज की बात करेंगे तो हार्डली 15 में से एक आदमी को वैक्स अधिक मात्रा में बनता है जो जम जाता है। अच्छा, फिर वो कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि साफ करते हैं, बड्स यूज करते हैं, तो उससे वो मैल और अंदर तक चले जाता है, पर्दे के पास पहुंच जाता है और उससे सुनने में भी कठिनाई आती है। कभी कभी वो दर्द का कारण भी बन जाता है। अब जिनको वैक्स ज्यादा बनता है उनको हम एक ही चीज बोलते हैं कि आप किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना वैक्स जो है वो निकलवाएं। वैक्स निकालने के लिए बहुत साधारण सा प्रोसीजर होता है। कुछ उसको नरम करने की दवाई दी जाती है, 5-7 दिन डालते हैं वो, और उसके बाद में वो आते हैं 5-7 दिन बाद, तो उनका वो वैक्स निकाल दिया जाता है। और बाकी जो चाबी डालते हैं और जो काड़ी डालते हैं, तो ये भी हम अपने पेशेंट को ही बोलते हैं कि ये भी एक तरह का नशा है। जब आप उसमें कान में चाबी डाल के या काड़ी डालते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है और आप उसको लगातार करते रहते हैं, बट इससे आप अपने नाजुक कान को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। तो मेरी यही राय है कि इस तरह का जो भी आप कुछ बड्स या काड़ी डाल रहे हैं ये ना करें। बहुत ज्यादा है आपको कि कान में चिपचिपापन कुछ रहता है, आप एक सिंपल साधारण सफेद रुमाल लें, रुमाल को ऐसा उंगली ऐसे डाल के और रुमाल के साथ में उसको हल्के से, ये जो बाहरी हिस्सा है उसको आप साफ कर सकते हैं। बाकी कान के अंदर में, कान की नली में किसी भी तरह की शार्प इंस्ट्रूमेंट या जो काड़ी, बड्स वगैरह ये ना डालें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश एक मुलाकात में आए, दर्शकों को कान, नाक, गले से जुड़ी कई सारी बीमारियों के उपचार के बारे में बताया, सावधानी बरतने के बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने जो मेरे से जो इस तरह के सवाल पूछे और जो बहुत कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं और जो अभी हालात चल रहे हैं उससे संबंधित हैं, और आशा है कि मैं उनको ठीक तरह से मैं उत्तर कर पाया हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ थे सुनील लेमा सर, MS ENT सर्जन, बीएम शाह हॉस्पिटल से थे। उन्होंने कान, नाक, गले संबंधित कई सारी बीमारियों के बारे में हमको बताया और दर्शकों को सावधानियां बरतने के लिए अपील जहाँ की, वही वैक्सीन लगाने के लिए भी उन्होंने अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ मैं शाहिद खान।